नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसाल खान। खबर पक्की है देख रहे हैं आप और शुरुआत में करने जा रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर। वो बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हो रही है, इस वक्त की बड़ी खबर और खबर पक्की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे हुए हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बैठक जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद और वहां ये बैठक चल रही है। आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, क्योंकि अब से करीब 1 घंटे के बाद दोपहर 12 बजे वो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर ये जो बड़ा मंथन हो रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भारत क्या कहेगा और किस हद तक हम पाकिस्तान के साथ आगे संवाद करेंगे, उसी के निर्देश यहां पर रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेता हुआ। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना, क्योंकि जो डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, यही एक पॉइंट पर्सन इस वक्त हैं जो पाकिस्तान की किसी मिलिट्री से या फिर उनका हायर अप्स या गवर्नमेंट के साथ जो है वो सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी कम्युनिकेशन अगर पाकिस्तान के साथ हमें करनी है तो वो इनके माध्यम से कर सकते हैं डीजीएमओ। यहाँ तक कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो तक भी जो है एक दूसरे से भारत और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तो दिशा निर्देश मिलना सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलिट्री लीडरशिप के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप के हेड भी हैं। तो वो यहां पर उनको दिशा निर्देश देंगे कि आखिरकार हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ संबंधों में। और दूसरा ये कि सुरक्षा रिव्यू भी है, ये कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, चाहे फिर वो ग्राउंड हमारे जो लैंड बॉर्डर्स हैं या एयर स्पेस है, उनमें पिछले जब मिले थे उसके बाद से क्या परिस्थिति रही। जैसे कि सेना ने बताया कि जो बीती रात है वो पूरी तरह से शांति रही इंटरनेशनल बाउंड्री पर और एलओसी पर। तो अब आगे हम लोगों की कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, नौसेना की तैयारियां कैसी हैं। जैसे भारतीय नौसेना ने साफ तौर से कहा था कि हम बिल्कुल अरब सागर में तैयार हैं एकदम से, अगर कोई भी हिमाकत होती है तो वो सिक्योरिटी रिव्यू भी है और साथ ही दिशा निर्देश, ये दोनों चीजें हैं। तो 12 बजे जो डीजीएमओ की मीटिंग बातचीत होगी हॉटलाइन पे पाकिस्तानी समकक्ष से मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला से, तो उस सब के लिए भी इस मीटिंग में जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं वो बहुत अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद आज दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत, जैसा कि अभी नीरज बता रहे थे, दोपहर 12 बजे दोनों देशों के बीच हॉटलाइन पर बात होगी, जिसमें समझौते को लंबे वक्त तक किस तरीके से बनाया जा सके, इसी की रूपरेखा, उस पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद भारत युद्ध विराम के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन अभी भी भारत की पैनी नजर पाकिस्तान की हर हरकत पर बनी हुई है। भारत ने साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश हुई तो भारत इस बार उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। वहीं सीज फायर के बीच आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों के बीच हॉटलाइन पर बात होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला के बीच बात होगी। इसमें समझौते को लंबे वक्त तक बनाए रखने पर चर्चा होगी। शनिवार शाम 5 बजे के बाद बने हालात की समीक्षा होगी। वहीं भारत सरकार के सूत्रों की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर ही चर्चा होगी। राजनीतिक स्तर पर कोई बात नहीं होगी। विदेश मंत्री और एनएसए लेवल की कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के रुख से साफ है कि भले ही पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने युद्ध विराम के लिए हामी भर दी है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान की किसी भी मामूली गलती को भी बख्शने वाला नहीं है। और इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मीडिया के सामने हैं। ये संबित जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी और हमारे सभी मित्र जो आज यहाँ उपस्थित है इस प्रेस वार्ता में, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन एवं धन्यवाद। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक गर्व से भर देने वाला क्षण है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं बैठा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कक्ष में हूं, हेड ऑफिस में हूं, मगर मुझे लगता है मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या कार्यकर्ता के नाते नहीं,
एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा। मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। आप सभी जानते हैं 22 तारीख का वो दिन, दैट अनफॉर्चुनेट डे ऑन 22 ऑफ अप्रैल, जब पहलगाम में 26 लोगों का नृशंस हत्या कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। वह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वह आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। उनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन आप सभी ने देखा, पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था कि तुरंत निर्णय किया जाए, तुरंत एक्शन में आया जाए। बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ करके, स्ट्रैटेजी के साथ। पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा, एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान पूरी तरह जानता था कि इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। 22 तारीख से 7 तारीख के बीच में कुछ नॉन मिलिट्री एक्शंस जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया,
वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने लिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है। और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात, इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था, उसे स्थगित किया गया, अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। लगभग 80% उनका जो कृषि है इस पानी पर निर्भर करता है। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी, कृषि लुढ़केगा। केवल कृषि और जीडीपी नहीं, उनके पावर कट्स होंगे और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में, अभी भी फ्रजाइल है, और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा। झेलम और चनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वॉयर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। यह कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, आप सोचिए इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और यूएई, इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया। जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए, तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, वी सपोर्ट यू, हम टेरर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पाकिस्तान वॉज आइसोलेटेड। ये जो नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए। और अपने आप में भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया। 20 से अधिक देशों का समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक हमले की तैयारी। और 6 और 7 मई 2025 उस रात निर्णायक हमला होता है आतंकवाद के ऊपर। सभी जानते हैं कि 9 आतंकवादी ठिकाने जो पीओजेके में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था
क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? वॉट वॉज द एम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? डिड वी अचीव वॉट वी एम्ड फॉर? क्या लक्ष्य था? नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। दिस वॉज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट्स। क्या हम लक्ष्य को पा पाए? आप देखिए, जब यह हमला हुआ तो 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, उनमें 5 POJK में थे, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और 4 पाकिस्तान में थे। सबसे बड़ी बात है, पहली बार पंजाब प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस उनका हृदय है पाकिस्तान का, उसके अंदर भारतवर्ष घुस करके आतंकवादियों का सफाया करता है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। This is a big achievement as far as Operation Sindoor is concerned. लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने ध्वस्त होते हैं। और मैं यहां वो नाम पढ़ना चाहूंगा। ये जो 9 नाम है, 9 आतंकवादी ठिकाने, मैं आज देश से अपील करना चाहूंगा, तमाम भारतीयों से अपील करना चाहूंगा कि ये नाम हमें स्मरण करना है। आने वाले 100 वर्षों तक हमें इन नामों को याद दिलाते रहना है, दोहराना है। जब भी आतंकवाद सर उठाए तो हमें यह चित्र दिखाने हैं कि तुम्हारा क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने। इसलिए मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो POJK में है, 30 किलोमीटर दूर है LOC से, उसे ठिकाना लगाया गया। लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग में और 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे, उसमें यहां से आतंकवादी आए थे। और सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी आकर पहलगाम में हमारे नागरिकों को मार के गए थे, हमारी बहनों के माथे से जिन्होंने सिंदूर पोंछने का काम किया था, उनका प्रशिक्षण भी इसी केंद्र में हुआ था, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, ये दूसरा कैंप जो ध्वस्त हुआ। गुलपुर कैंप कोटली, ये LOC से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर-ए-तैयबा का बेस था। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में, 9 जून 2024 को जो तीर्थ यात्री को बस में हमला करके मारने का काम किया था आतंकवादी, यहां गुलपुर कैंप से आए थे जो कोटली में है, उसे ध्वस्त किया गया। बरनाला कैंप बिरगढ़, बरनाला कैंप जो 9 किलोमीटर दूर है LOC से, उसे समाप्त किया गया। अब्बास कैंप कोटली जो 13 किलोमीटर दूर है LOC से, लश्कर-ए-तैयबा का फिदाइन सेंटर है और 15 आतंकवादियों को एक साथ ट्रेन कर सकता है, उसे ध्वस्त करके गिराया गया। सरजाल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूरी पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से, सांबा कठुआ के सामने है। और मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, उनको मारने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने किया था जो सरजाल कैंप से आए थे सियालकोट के। उस कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। महमूना जाया कैंप सियालकोट जो कि 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, मैं LOC की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, और हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, बहुत बड़ा कैंप है।
कठुआ और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है, सियालकोट के इस मजनूमा जाया कैंप से आतंकवादी भेजे जाते हैं। भारतवर्ष ने उसे ध्वस्त किया। मरकज तैयबा मुरीद के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर है, 2008 के मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें जो आतंकवादी आए थे अजमल कसाब और डेविड हेडली, उनकी ट्रेनिंग मरकज तैयबा मुरीद के में हुआ था। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने मरकज तैयबा मुरीद के को ध्वस्त किया है, समाप्त किया है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। विश्व में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, पाकिस्तान ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना के पास, भारत की एयरफोर्स के पास और भारत के राजनेताओं के पास ऐसी इच्छा शक्ति होगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर घुस के वो हमारे आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर सकते हैं। मरकज सुभान अल्लाह, जो कि जैशे मोहम्मद का मुख्यालय था, उस मुख्यालय को भारत की वायुसेना ने ध्वस्त किया। यह कोई छोटा विषय नहीं है। यह बहावलपुर एक ऐसा स्थान है जहां यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस भी अपने ड्रोन नहीं भेज पाया था। उस जगह पे भारत घुस के मारता है। आज का भारत, आज का नया भारत यही है। ये नाम, जो 9 नाम मैंने पढ़े, हमें याद रखने चाहिए, मगर उन नामों के साथ मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। जो आतंकवादी मारे गए, एक लक्ष्य था आतंक के ठिकानों को, आतंक के अड्डों को सफाई करना, ध्वस्त कर देना। दूसरा लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना, उन्हें मिट्टी में मिलाना। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 100 से अधिक। मैं कुछ आतंकवादियों के नाम पढ़ता हूं जिनको कि हम डिस्कस करते थे डिबेट्स में, टीवी पे, यूएन में, जिनको कि यूएस ने भी कंडेम कर रखा था। मैं नाम पढ़ रहा हूं। मुदस्सर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। अबू जुंदाल नाम से हम जानते थे इस आतंकवादी को। और जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, वो मरकज तैयबा का जो मुरीद के में है, उसका इंचार्ज था। जब वो मरा तो उसके गार्ड ऑफ ऑनर, उसका जो जनाजा निकला, उसमें पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी थे, पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, पंजाब सीएम मरियम नवाज भी उसमें रही। आप सोचिए, ये एक सरकारी जमीन पर हुई और तमाम बड़े लोग, सरकारी लोग पाकिस्तान के उसमें शामिल हुए, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि टेरर एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर आर हैंड इन ग्लव टुगेदर। आतंकवादी और जो आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले, वो एक साथ काम करते हैं। दूसरा, हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैशे मोहम्मद का आतंकवादी है। ये ब्रदर इन लॉ, साला था मौलाना मसूर अजहर का, और इंचार्ज था मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का, वह भी मारा गया। तीसरा आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ घोशी साहब, जैसे मोहम्मद का नामी आतंकवादी, और यह भी मौलाना मसूद अजहर से जुड़ा हुआ था और यह वेपन ट्रेनिंग देता था जैशे मोहम्मद का। और सबसे बड़ी बात, IC-184 के हाईजैकिंग में इसका हाथ था। IC-814 के हाईजैकिंग में इसका हाथ था, वह भी मारा जाता है। चौथा आतंकवादी खालिद उर्फ अबू अक्सका। खालिद ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, फैसलाबाद में मारा गया और वहां उसका फ्यूनरल होता है। अब मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये LET का कमांडर है, लश्कर तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक
स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, वह सामने खड़ा है जनाजे में, और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर पाकिस्तान आर्मी के, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजीपी पंजाब, और मलिक सोहेब अहमद बर्थ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं, और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। और आप देखिए ये बिफोर और आफ्टर, ये जितने भी मैंने आपको अभी आतंकवादी ठिकानों का नाम बताया, किस प्रकार उनकी परिस्थिति थी और क्या उनकी परिस्थिति हुई, यह इस तस्वीर से हम देख सकते हैं। तो उद्देश्य मैं बता रहा था, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। उसका उद्देश्य था आतंकवाद के ठिकाने को ध्वस्त करना, आतंकवादियों को मारना और आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश भेजना, और उसमें हम सफल हुए। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी। रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार से 23 मिनट के अंदर इतने प्रेसिशन के साथ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किसी देश ने पहले किया होगा। और जब यह पूरा एक्सरसाइज समाप्त हुआ, उसके बाद जब हमारे एमईए ने, हमारी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें कुछ 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 4 शब्द हैं: कंट्रोल्ड, प्रिसाइज, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी। हमने ये जो 9 अड्डे ध्वस्त किए वो कंट्रोल्ड तरीके से ध्वस्त किए। प्रिसाइज, कोई सिविलियन अड्डा या कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, प्रिसाइज टारगेट था, आतंकवादी ठिकाने, उनको ध्वस्त कर दिए। मेजर्ड, जितना ध्वस्त करना था उतना ध्वस्त किया, उसके अगल बगल के किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया। जहां आतंकवादी थे उनके ठिकाने में घुस के उनको मार के निकले। और नॉन एस्केलेटरी मतलब युद्ध को बढ़ाने वाला नहीं, नॉन एस्केलेटरी, क्योंकि द प्राइमरी एस्केलेशन वॉज पहलगाम। जो मूल एस्केलेशन था वो 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान ने किया था। हमने रिएक्ट किया नॉन एस्केलेटरी। ये 4 शब्द अपने आप को परिभाषित करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे 100% पूर्ण किया, 100% पूर्ण किया। इसलिए आज हिंदुस्तान, भारतवर्ष गर्व के साथ कह सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था। और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ, उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए, और किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी मिलिट्री बेस को नहीं मारा। मगर दुखद है, जैसा कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान उसके पश्चात रिटेलिएशन करता है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स इत्यादि भेजता है, मगर
भारत की सिस्टम ने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को हवा में ही समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का 7 और 9 तारीख के बीच लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त करने का काम हिंदुस्तान ने किया। और 9 और 10 तारीख के बीच, 9 मई और 10 मई के बीच 11 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को ध्वस्त करने का काम भारतवर्ष ने रिटेलिएशन में किया। जब पाकिस्तान ने भारतवर्ष के ऊपर एस्केलेशन किया तो भारतवर्ष ने 11 एयर बेसेस को समाप्त किया। इन एयर बेसेस के नाम भी हमें याद रखने चाहिए। तमाम भारतीयों को वो 9 नाम आतंकवादी ठिकाने याद रखने चाहिए, स्मरण होना चाहिए। और ये जो 11 एयरबेस हैं, हिंदुस्तान अपने पर आ जाए तो क्या कर सकता है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये 11 नाम भी मैं पढ़ता हूं। नूर खान, ये नूर खान वह एयरबेस है जहां पर एयर टू एयर रीफ्यूएलिंग करने की क्षमता है। हवा में उड़ रही हो अगर आपका विमान, तो एयर टू एयर रीफ्यूएलिंग यही नूर खान से हो सकती है। जब भारत ने नूर खान को ध्वस्त किया तो जो जहाज थे पाकिस्तान के, उनके पास वो क्षमता नहीं रही कि वो हवा में अधिक समय तक युद्ध कर सके, उन्हें नीचे उतरना ही पड़ा। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, स्कारू, भुलारी और जकोबाबाद, ये तमाम मैं फोटोज लेके आया हूं। जकोबाबाद का ये फोटो देखिए, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, आप देख सकते हैं परखच्चे उड़ गए। यह है प्रिसीशन ऑफ इंडियाज अटैक। तमाम फोटो हैं यहां पे, किस प्रकार से हमने एक एक करके उनके एयर बेसेस को समाप्त किया। आप देख सकते हैं सारे एयर बेसेस के हम फोटो लेके आए हैं, जकोबाबाद से लेके बाकी तमाम। क्योंकि आपने ये सब देखा हुआ है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आर्मी ने आपको दिखाया है, डीजीएमओज ने आपको दिखाया है, इसलिए मैं इसको आपको दिखा के दोबारा, आई वुड नॉट लाइक टू टेक मच टाइम, बट मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि 11 एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया। और इसमें एक बड़ा विषय है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। और भुलारी एयरबेस में 50 PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारे गए। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। आई रिपीट, व्हाट पाकिस्तान हैज लॉस्ट वाया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकवादी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। यह झटका पाकिस्तान सह नहीं पाया और उनके डीजीएमओ का 10 तारीख को ही फोन आया। और उसके पश्चात मैं कहूंगा यह सीज फायर नहीं, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। यह एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला होता है तो यह अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी जाएगी। हमने करके दिखाया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार। अंदर घुस के मारा है हमने, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में उनके मौलाना, उनके मौलवियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, मगर हिंदुस्तान की एकता देखिए, हिंदुस्तान का भाईचारा देखिए। पूरा देश
एक होकर खड़ा हुआ, पूरा देश सेना के पीछे, सेना के अदम्य साहस के पीछे, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के पीछे पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है। पहले भी ऐसे वक्त थे, अनेकों प्रयास भारतवर्ष करता था। पहले हम सबूत देते थे, प्रयास करते थे डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को प्रूफ दे आतंकवाद का। वो डोजियर लेती थी मगर उस पर काम नहीं करती थी। मगर आज नए भारतवर्ष ने पाकिस्तान को बख्शा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, वहां से यदि गोली आती है तो यहां से गोला जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। कमलेश जी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब आतंकवाद के खिलाफ भारत की वो निर्णायक लड़ाई जिसमें भारत को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी की तरफ से विस्तार से बताया गया कैसे लक्ष्य लेकर ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया गया और कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन लक्ष्यों को 100% 100% हासिल किया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से विस्तार से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जिसके दो हिस्से, एक सैन्य हिस्सा, दूसरा नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस थे, और वो नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए जिस तरीके से सिंधु जल समझौते से लेकर अन्य कूटनीतिक पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई गई, उससे पाकिस्तान की जीडीपी में 1/4 तक कमी आना तय है। पाकिस्तान पर यह जोरदार वार जो भारत की तरफ से किया गया, और इसके बाद जो सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ, उसको लेकर विस्तार से यहां पर जानकारी दी गई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को भरोसा दिया था कि आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला देंगे, वही किया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि कल्पना से बड़ी सजा इस बार दी जाएगी, वही हुआ। सोचा भी नहीं था आतंकवादियों ने कि पाकिस्तान में वो इलाके जिन्हें वो अपना घर और गढ़ मानते हैं, वहां घुसकर भारत उनको सबक सिखाएगा। और बड़ी बात जो यहां पर बताई गई है कि इस ऑपरेशन के जरिए एक संदेश साफ था दुनिया को कि पाकिस्तान की 1 इंच भी ऐसी जमीन नहीं है जहां पर हिंदुस्तान की पहुंच ना हो। और देखिए कैसे पाकिस्तान की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने है और हिंदुस्तान की ताकत दुनिया ने देखी कि बात सिर्फ एलओसी तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो आतंकवाद का खात्मा करने का भारत ने संकल्प लिया, उसको पूरा किया। मुरुदके और बहावलपुर इसी की मिसाल। और देखिए खबर पक्की है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद अब भारत के 32 एयरपोर्ट्स दोबारा से खोल दिए गए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट अभी फिलहाल 1 दिन और बंद रखा जाएगा। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच एयरपोर्ट्स बंद किए गए थे। उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में कई एयरपोर्ट्स जिन्हें बंद किया गया था, और ऐसे में अब इन एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया है। 32 एयरपोर्ट्स हैं जो खोल दिए गए हैं। एक श्रीनगर एयरपोर्ट वो फिलहाल 1 दिन के लिए अभी और बंद रहेगा और उसके बाद उसको खोलने का भी फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। सुरक्षा के लिहाज से भारत की तरफ से ये एहतियाती कदम उठाया गया था। पाकिस्तान की करतूतों को देखकर भारत ने ये 32 एयरपोर्ट्स जो हैं, जो उत्तर भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक के ये एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स थी जो बंद कर दी थी, और अब इन्हें खोलने का फैसला ले लिया गया है। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद ये फैसला लिया गया है। भारत के 32 एयरपोर्ट्स जो बंद किए गए थे वो अब खोल दिए गए हैं। एक श्रीनगर का एयरपोर्ट फिलहाल 1 दिन के लिए अभी और बंद रखा गया है। तो धीरे धीरे चीजें जो हैं वो अब सामान्य होती हुई, और ये समझ में आ रहा है कि इस तरीके से अब तनाव जो है वो बिल्कुल कम होता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। हालांकि भारत की तरफ से साफ किया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की निर्णायक लड़ाई है वो तो जारी रहेगी, ये भारत की तरफ से साफ कहा गया है। और साथ ही साथ भारत की तरफ से ये संदेश भी पाकिस्तान को दे दिया गया है कि अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो फिर भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आप जानते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ संदेश या यूं कह लीजिए आप निर्देश है जो सेनाओं को दे दिया गया है कि गोली का जवाब
गोला से देना है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, अब धीरे धीरे कर चीजें सामान्य होती हुई अब ये 32 एयरपोर्ट जिनको खोलने का फैसला लिया गया है, क्या है पूरी जानकारी आशीष? देखिए, इसको लेकर के नोटम इशू कर दिया गया है। अभी अभी भारत सरकार ने यह फैसला किया है। राहत की खबर है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हजारों की संख्या में स्ट्रैंडेड थे, फंसे हुए थे तमाम यात्री जिनको इधर से उधर जाना था, और जिस तरह के जंग के हालात थे उसको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से फैसला किया गया था। इन सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। अब उन्हें दोबारा खोलने का निर्णय हो गया है। सिर्फ एक श्रीनगर एयरपोर्ट रोमाना, उसको एक दिन और बंद रखा जाएगा और 24 घंटे के बाद उस एयरपोर्ट को भी खोल दिया जाएगा। तो ये बड़ी और राहत की खबर है निश्चित तौर पर लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए, पर्यटकों के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष उस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, खबर पक्की है, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जानकारी ये मिल रही है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विराट कोहली की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू पहने हुए 14 साल हो चुके। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रारूप मुझे किस सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सफेद कपड़ों में खेलने के बारे में कुछ बहुत ही निजी है। शांत परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। और जैसे ही मैं इस प्रारूप से दूर होता हूं, यह आसान नहीं है लेकिन ये सही लगता है। मैंने इस पे अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया जिसकी मैं उम्मीद कर सकता था। मैं खेल के लिए मैदान पर जिन लोगों के साथ खेला और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस दौरान देखा, उसके लिए कृतज्ञता से भरा दिल लेकर जा रहा हूं। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। तो टेस्ट से विराट कोहली का ये संन्यास, खूबसूरत यादों के साथ विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, संकेत इसके पहले ही मिल रहे थे, खबरें आ रही थी लगातार कि विराट कोहली इस दिशा में सोच रहे हैं और ऐसे में अब ये ऐलान। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, बात हमेशा ऑस्ट्रेलिया के दौरे से ही चल रही थी कि क्या विराट और रोहित दोनों को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। बोर्ड बिल्कुल एक नए ट्रांजिशन की तरफ देख रहा था। कोच गौतम गंभीर बिल्कुल तैयार थे इस ट्रांजिशन के लिए। सिलेक्टर अजीत अगरकर और उनके बाकी सभी साथियां भी, उनको ये यकीन था कि जो ट्रांजिशन है जो उसके लिए लड़के और जो यंगस्टर्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो गया था। ऐसा नहीं था कि, और विराट को जितना मैं जानता हूँ, मैंने विराट को पहली बार 14 साल की उम्र में एक अशोका पार्क में एक टूर्नामेंट खेलते हुए पहली बार देखा था। तब से लेकर अब तक का ये सफर मेरे लिए भी काफी इमोशनल है, उनके सारे हाईज एंड सारे लोज, एवरीथिंग। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बताना जरूर चाहूंगा कि विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी चीज सिर्फ टेस्ट क्रिकेट थी और विराट 2027 तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे। वो वनडे क्रिकेट खेलना चाहते थे। T20 से वो रिटायर हो गए, लेकिन आज टेस्ट क्रिकेट, मैं कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट उनसे छीन लिया गया। मैं अभी तक ये मानने को तैयार नहीं हूं कि विराट ने खुद जो है अपने आप संन्यास लिया। मुझे परिस्थितियां इस तरीके से बन चुकी थी कि उन्हें संन्यास लेना पड़ा, लेकिन अब ये क्या सही फैसला है या गलत फैसला है, ये समय ही बताएगा। इंग्लैंड दौरा के बाद विवेक, जिस बात का जिक्र आप भी अभी कर रहे थे, देखिए वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद, उससे बिल्कुल इतर जाकर एक बेहद ऐसा प्रदर्शन विराट कोहली का जिसको लेकर उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई। और ऐसे में वो जिस बात का जिक्र भी आपने किया कि एक ट्रांजिशनल फेज जिससे टीम इंडिया गुजर रही है, तो शायद यही सही, जो विराट ने भी अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा है कि यही सही लगता है, हालांकि आसान नहीं है। विवेक। देखिए, एक तरफ तो उनका संदेश है कि किस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सबसे ऊपर रखा और हमेशा उसके लिए काफी पैशनेट होके खेले, और वो जो टेस्ट कैप उनको मिला और जिस तरीके से उनका करियर तीसरे टेस्ट मैच में खत्म होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। और ये बहुत ही आयरॉनिकल है कि जिस करियर ने
जो है विराट को बनाया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज, उसी ऑस्ट्रेलिया के सीरीज ने विराट के टेस्ट करियर को भी खत्म कर दिया। लेकिन एक लेजेंड है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद आज तक इंडियन क्रिकेट वेट कर रहा है कि अपने किसी हीरो को एक अच्छी तरीके से फेयरवेल दी जाए। मैं अभी भी ये चीज कहना चाहूंगा कि शायद इन सब चीजों को थोड़े बेहतर तरीके से देखा जाएगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात करें तो नीतीश रेड्डी, केएल राहुल और विराट कोहली, ये तीन ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने, सिर्फ तीन ही बल्लेबाज थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे टेस्ट सीरीज में शतक बनाया, उसमें से विराट एक थे। क्या ये ट्रांजिशन का सही समय है? बिल्कुल है। अगर कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर तैयार हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन क्या विराट की विदाई इस तरीके से चली जानी चाहिए? इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं रोमाना। बिल्कुल, और ऐसे में मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि किस तरीके से ये जो इंग्लैंड का दौरा होना है टेस्ट सीरीज वाला टीम इंडिया का, उसमें काफ़ी विदेशी जो खिलाड़ी हैं वो तो यहाँ तक पैरवी कर रहे थे कि साहब टीम इंडिया की कमान उनके हिसाब से अगर किसी को दी जाए तो इस मौके पर विराट कोहली को दे देनी चाहिए, जीएस विवेक। और इसी वजह से ये ज़्यादा खबर जो आप कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं हो पा रहा है, वो इस वजह से ही। देखिए 2027 तक विराट तैयारी कर रहे थे और इस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूं, और बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ की तरह से मैं कह सकता हूं कि 2027 तक की वो तैयारी कर रहे थे और अचानक से 2025 में एक सडनली ब्रेक लग जाना ये सबके लिए शॉकिंग रहेगा। मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट को ये यकीन था, बोर्ड और मैनेजमेंट को और जो टीम मैनेजमेंट है उनको यकीन था कि अब ये हमें आ चुका है, 2 ईयर का टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल अब से शुरू हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही समय है ट्रांजिशन करने का। और इसके बाद इंग्लैंड के दौरे के बाद जो है बहुत सारे होम सीरीज है तो वहां पर अच्छा मौका मिलेगा, तो ये बिल्कुल तैयार थे। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा चॉइस नहीं बचता, और मेरे ख्याल से विराट को एक साफ तौर पर कह दिया गया था, जैसे कि रोहित शर्मा को भी ये बता दिया गया था। क्योंकि आपको एक चीज मैं यहाँ पर एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों जो है इंग्लैंड के दौरे की पूरी दमखम के साथ तैयारी कर रहे थे। अचानक से ब्रेक लगा और मेरे ख्याल से ये बता दिया गया कि शायद अब ये उनके लिए सही होगा कि वो खुद अपना करियर के लिए टाइम कॉल कर दे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब ट्रांजिशन के लिए तैयार है। अब इंडियन क्रिकेट का नया सिरा वो शुरू हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में वो फॉर्मेट जो उनको दिल के लिए सबसे करीब था, जिसमें वो एक लेजेंड थे, जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके की पारियां खेली थी, इंडिया को पहली बार टेस्ट मेज जब मिला था वो विराट कोहली की कप्तानी में मिला था। फॉरेन में अगर इंडियन क्रिकेट टीम ने अगर कभी जीता था तो विराट की कप्तानी में हम जीते थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही हो, साउथ अफ्रीका में हमने मैचेस जीते, इंग्लैंड में हमने मैचेस जीते, सीरीज जीती। बट ये बहुत दुखद की बात है कि विराट कोहली को इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका जीएस विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। विराट कोहली जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहकर संन्यास का ऐलान कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर आज बड़ी बैठक हो रही है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस जनरल अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं, तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। इस तस्वीर में तो आप विदेश मंत्री को भी देख रहे हैं, एस जयशंकर भी यहां नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।